हेलो व्यूअर्स। कल से इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, 3 टेस्ट मैचेस की, जो कि बेंगलोर, पुणे और मुंबई में खेले जाएंगे तीनों टेस्ट मैचेस। और उसके लिए इंडिया ने अपनी अनचेंज्ड स्क्वाड डिक्लेयर कर ही दी थी पहले ही, बांग्लादेश की सीरीज के साथ ही। तो उसमें उन्होंने सिर्फ यश दयाल को बाहर किया है और बाकी पूरी की पूरी टीम वैसी ही है। तो यश दयाल को एक्चुअली बाहर उन्होंने इसलिए किया रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, क्योंकि बाहर बिठा के 5 दिन वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। 5 दिन क्या, 15 दिन ही वेस्ट होने वाले हैं उसके, क्योंकि अगर वो टेस्ट सीरीज में उसको डिक्लेयर कर देते तो वो पूरी सीरीज बाहर बैठा रहता और सिवाय नेट्स में बॉलिंग करने के और कुछ होता नहीं। और जब टेस्ट मैचेस चलते हैं तो कोई नेट्स भी ऐसी नहीं होती है एग्रेसिव कोई बहुत ज्यादा, तो उसमें उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं था। उससे बेहतर है कि रणजी ट्रॉफी खेले, तो उसका फिर दावा बनता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। जिस तरह से वो परफॉर्म करेगा तो अकॉर्डिंगली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाएगा उसको। तो वो बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर टीम तो वही के वही है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, विराट कोहली, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, केएल राहुल और शुभमन गिल। तो अब इसमें से अगर हम ये देखें कि पहले तो विकेट किस तरह के होंगे, तो विकेट तो देखिए अब बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को समझ में आ गया है कि वो रैंक टर्नर्स जो बनाते थे, वो रैंक टर्नर्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। वो उल्टा इनके ऊपर ही भारी पड़ जाता था, क्योंकि फिर वहां ये होता था कि अगर सामने वाली टीम की पहले अगर बैटिंग आ गई और बाद में इनको दूसरी और चौथी पारी में बैटिंग करनी पड़ी तो इनके लिए मुसीबत हुई है हमेशा। वो बात अलग है कि किसी तरह गिरते पड़ते ये लोग जीत गए, लेकिन ये हमेशा एक दोधारी तलवार है। अगर आप खराब विकेट बनाते हैं तो कभी भी आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है बात, जैसा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये लोग मैच हारे भी थे। और वहां पे अगर बहुत सीरियसली अगर कुछ इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जरा ढंग से बल्लेबाजी करते तो इंडिया को वो सीरीज हरा भी सकते थे। अगर हराते नहीं भी तो भी ड्रॉ तो कर ही सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इतने खराब शॉट्स मारे कि तो मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि ये इस बार जो इंग्लैंड आई थी, जो पहला टेस्ट उन्होंने इंडिया को हराया भी था, तो उसके बाद किस तरह की खराब बैटिंग की इन लोगों ने। वो जो रूट ने जो मतलब टेस्ट मैचेस में रिवर्स स्वीप मार मार के सब कबाड़ा किया, और उसके बाद इन लोगों को समझ में आ गई कि जो रूट जैसे बल्लेबाजों से अगर आप इस तरह की बैटिंग करवाएंगे तो फिर आपके लिए रन बनाएगा कौन, बाकी की तो क्वालिटी उतनी है नहीं। तो अब वो तो चलिए खैर इंग्लैंड ने जो किया सो किया, लेकिन अभी इंडिया की अगर हम ये देखें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी विकेट्स के बारे में, तो मुझे लगता है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने किया था वही न्यूट्रल विकेट्स ही रहेंगे। न्यूट्रल मतलब ट्रू विकेट्स, कि जो टिपिकल टेस्ट मैचेस के विकेट्स होते हैं कि भैया पहले 3 दिन तक तो ठीक ठाक खेलेगी और उसके बाद तीसरे दिन से एंड में स्पिन लेना शुरू करे, और उसके बाद फिर स्पिनर्स आ जाएंगे पिक्चर में। तो उसी तरह के विकेट्स होंगे। और यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इंडिया के क्या चांसेस हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, जैसे एजाज पटेल उनका अच्छा है प्लेयर। मिचेल सेंटनर को पता नहीं ये खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्या करेंगे। अदरवाइज मिचेल सेंटनर तो बहुत अच्छा बॉलर मुझे लगता है। अब वो लेकिन उन्होंने शायद उसको उसी के लिए रखा हुआ है, वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको खिलाना चाहिए इनको टेस्ट मैच में। और उसको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी है आईपीएल में। तो खैर अब देखेंगे उनकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। पहले तो हम देखें कि इंडिया की टीम क्या होगी। तो रोहित शर्मा, फिर उसके बाद शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, उसके बाद ये दोनों स्पिनर्स अश्विन और जडेजा, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह। तो ये लोग तो पक्के हैं। फिर उसके बाद आता है चांस कि ये तीसरा स्पिनर खिलाएंगे या तीसरा फास्ट बॉलर खिलाएंगे। क्यों, और तीसरा फास्ट बॉलर अगर खिलाएंगे तो वो होगा कौन, सिराज और आकाशदीप में से। तो मुझे लगता है कि इंडिया में अगर आपको तीसरा फास्ट बॉलर खिलाना है तो आकाशदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि सिराज की परफॉर्मेंस इंडिया में बहुत दिनों से कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि सिराज ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वो जिस तरह से हिट द डेक टाइप बॉलर है ना,
तो वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमको महसूस होगी। और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बॉलर है मोहम्मद सिराज। तो इंडिया में अगर तीसरा सीमर खिलाना है तो आकाशदीप को खिलाना चाहिए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले जो भी मैचेस आकाशदीप ने खेले हैं उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सिराज की परफॉर्मेंस तो कुछ रही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही, बेकार रही। तो इसलिए इंडिया में तीसरा सीमर खिलाना है, जब तक कि मोहम्मद शामी नहीं है तो फिर आपको इसको खिलाना चाहिए। मतलब तीसरा सीमर नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, जसप्रीत बुमराह के पार्टनर के तौर पे आकाशदीप का नंबर पहले आता है, फिर उसके बाद तीसरा सीमर या तीसरा स्पिनर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह का मौसम आ रहा है और जिस तरह की गर्मी पड़ती है तो उसमें चांसेस ये हैं कि ये लोग तीसरा स्पिनर ही खिलाएंगे। तो अब तीसरे स्पिनर में फिर कुलदीप यादव का नंबर आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग अक्षर पटेल को खिलाएंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि ये लोग ये सोचे कि देखिए बैटिंग में तो अब अक्षर पटेल की इनको शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले बल्लेबाज थोड़े रन बना रहे हैं। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन नहीं आए, जो कि एक कंसर्न है, और वो कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों को रन बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप गेल और जडेजा और ऋषभ पंत और इनके भरोसे आप नहीं जा सकते। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में कितना सक्सेसफुल होगा इसके बारे में अभी जब तक वो जाके वहां खेलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इंडिया के लिए तो वो ठीक है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को रन बनाने पड़ेंगे। और उन लोगों के रन ना बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो लोग अब इतनी लंबी लंबी छुट्टियां ले लेते हैं, फिर उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेलते नहीं है, रणजी ट्रॉफी तो खेलने का सवाल ही नहीं है। तो फिर यही होगा ना, अब इतना आसान भी नहीं है काम कि आप 2-2 महीने का गैप ले लो और उसके बाद आके आप टेस्ट मैचेस में रन भी बना दो। तो लेकिन उनका रन बनाना तो जरूरी है। तो अब देखते हैं वो इस सीरीज में क्या करते हैं। इन लोगों का इस सीरीज में रन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इन लोगों के ऑस्ट्रेलिया के प्रोस्पेक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ये तीनों मैच में फेल हो जाएंगे दोनों, तो कोई इनको टीम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जाना तो इनका पक्का है, जब जाना पक्का है तो भैया रन तो बनाने पड़ेंगे ना। तो खैर ठीक है, अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि मुझे तो सीरियसली यही लगता है कि अब ये कुलदीप यादव को खिलाएंगे तो ये हमारी टीम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो टीम बनती है, रोहित शर्मा, जायसवाल, गेल, कोहली, केएल राहुल, पंत, फिर उसके बाद जडेजा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, और पता नहीं अब ये क्या करेंगे, मोहम्मद सिराज को खिलाएंगे या इसको। मेरे हिसाब से आकाशदीप को खिलाना चाहिए और फिर उसके बाद कुलदीप यादव, क्योंकि बैटिंग, हालांकि बैटिंग का ये है कि हमेशा इनका रिकॉर्ड तो ये पहले टेस्ट में 140 रन पे 6 विकेट हो जाते हैं इनके। अब देखते हैं कुछ सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, क्या होगा, क्योंकि अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर इट विल बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन टीम मैनेजमेंट। खैर ये कॉज ऑफ कंसर्न तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सुधरते ही नहीं है। पिछले कितनी सीरीज आप देख लें, सब में स्कोर इनका यही है, 140 पे 6, 130 पे 5, इस तरह से। और उसके बाद आके फिर वो अक्षर पटेल लगा रहता था। अब लेकिन ये है कि अगर ये कुलदीप यादव को खिलाएंगे तो अक्षर पटेल तो खेलेगा नहीं, और अगर इन्होंने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया और अक्षर पटेल को खिलाया, इसका मतलब ये समझ लीजिए व्यूअर्स कि ये लोग डरे हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं कि इनको बैट्समैन चाहिए वहां पे, भले वो बॉलिंग के वेरिएशन की क्वालिटी या उस सिचुएशन को ये अवॉइड कर दें। क्योंकि आइडियली तो कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, क्योंकि एक वेरिएशन हो जाता है ना, फिर तीनों टाइप के बॉलर्स आपके पास आ जाते हैं। लेकिन अगर ये अक्षर पटेल को खिलाते हैं, इसका मतलब ये फिर डरे हुए हैं, तो जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो चलिए, मेरे हिसाब से तो ये टीम बनती है, इनको किसी भी हालत में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। बाकी तो फिर अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या टीम होगी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की टीम में देखिए, अब सबसे बड़ा धक्का तो उनको लगा है जो केन विलियमसन नहीं है। केन विलियमसन नहीं है तो वो तो मतलब बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो नहीं है। कह रहे हैं कि पहले टेस्ट में नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि शायद दूसरे में भी नहीं रहेगा। तो फिर इनकी तो मुसीबत हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से। अब टॉम लेथम है इनका, टॉम ब्लेंडल है, माइकल ब्रेसवेल है, मार्क चैपमैन है, डिवॉन कॉनवे है, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, विलियम ओरुर्के, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, बेन सीयर्स, टिम साउदी,
और विल यंग। हालांकि केन विलियमसन भी टीम में तो है, लेकिन वो खेलेगा नहीं। अब ये इसमें से किसको खिलाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टॉम लेथम तो थे कप्तान है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर लगता है मुझे टॉम लेथम। इसने इंडिया को परेशान भी बहुत किया है, इंडिया के अगेंस्ट रन भी बनाए, वनडे में भी बनाए, टेस्ट मैचेस में भी बनाए। अब देखते हैं कि यहाँ इंडिया में ये क्या करता है इस बार। लेकिन अगर 2 विकेट्स हुए तो ये स्कोर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके साथ ओपन तो खैर डेवन कॉनवे को ही करना है, और डेवन कॉनवे फर्स्ट क्लास का बहुत अच्छा करियर है उसका, और उसने इंडिया में इंग्लैंड में जाके भी डबल सेंचुरी बनाई थी, पहले ही टेस्ट मैच में शायद बना दी थी इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये तो हमें पता है, और इसको भी आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि ये कुछ करेगा, ये भी रन बना सकता है। फिर डेरिल मिचेल को तो वर्ल्ड कप में लाए ही है इसलिए थे कि ये स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। आईपीएल में जो इसने परफॉर्मेंस किया था उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है, और मतलब वर्ल्ड कप में भी इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था डेरिल मिचेल। फिर इसके बाद रचिन रविंद्रा ने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया। हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बुरी तरह से ढेर हो गई, लेकिन क्या है, वहां उन लोगों ने बहुत ज्यादा स्पिनिंग विकेट बनाए होंगे, और फिर उन लोगों को एक्सपीरियंस है खेलने का, तो उन्होंने इनको अच्छी तरह पकड़ लिया न्यूजीलैंड को। और धीरे धीरे कुछ भी कहा जाए तो लोगों की स्पिनर को खेलने की कैपेबिलिटीज थोड़ी कम होती चली जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छे स्पिनर्स को नहीं खेल पाते हैं, तो ये वाइड बॉल क्रिकेट का ज्यादा जो जोर हो गया है आजकल, उसकी वजह से क्वालिटी जो है और टेक्निक जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है बैट्समैन की। तो वो एक रीजन है। और तो ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टॉम ब्लेंडल तो विकेट कीपर है। अब माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन में से ये किसको खिलाएंगे? तो मार्क चैपमैन तो मुझे बिल्कुल ही वाइड बॉल का क्रिकेटर लगता है। हो सकता है ब्रेसवेल को खिलाएं, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। डेवन कॉनवे तो खेलेगा ही खेलेगा। फिर मैट हेनरी, अब 2 फास्ट बॉलर तो खिलाएंगे, ये कि ऐसा थोड़ी करेंगे कि सारे स्पिनर खिला दे। तो मैं मैट हेनरी और टिम साउदी, क्योंकि टिम साउदी ही एकमात्र एक्सपीरियंस बॉलर है इनके पास जिसको इंडिया में खेलने का भी एक्सपीरियंस है। अब बेन सीयर्स एक्चुअली बॉलर है, लेकिन मैट हेनरी को एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब ये किसको डिसाइड करते हैं पता नहीं। फिर रचिन रविंद्रा हो गया। मिचेल सेंटनर को ये नहीं खिला पाएंगे, लेकिन इनको खिलाना चाहिए। देखते हैं फिर क्या होता है। एजाज पटेल तो 100% पक्का है, डेरिल मिचेल भी पक्का है। तो अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये न्यूजीलैंड अपनी किस तरह से टीम खिलाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के बल्लेबाजों ने ढंग से रन बना दिए, जो हमेशा ये गड़बड़ करते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि ये लोग आसानी से हरा देंगे न्यूजीलैंड को। अब बाकी तो ये है कि विकेट तो देखिए 3 दिन तक तो अच्छा खेलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग तब होगा जब न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करे। अब न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी तो इंडिया को थोड़ा सा अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी। फिर इसमें इनको वो भी करना पड़ सकता है, अगर मान लीजिए न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी अच्छी कर दी, विकेट वाकई ट्रू हुए अगर, और अच्छी बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड ने पहली पारी में, तो फिर ये होगा कि इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट जो इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो फास्ट खेलने की, वो करना पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया के लिए 3 टेस्ट मैचेस जीतना जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग सीरीज तभी होगी जब न्यूजीलैंड टॉस जीते तीनों टेस्ट मैचेस में और पहले बैटिंग करे। तब हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया फिर क्या करती है। अदरवाइज देखिए, अगर इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली तो फिर सीरीज 1 साइडेड हो जाएगी, बहुत बुरी तरह से 1 साइडेड हो जाएगी, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड वाले टिकने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो मतलब ये समझ लीजिए आपकी, अगर टॉस इंडिया ने जीत लिए तीनों और पहले बैटिंग की तो 3-0 पक्का है। लेकिन हाँ, अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीते तीनों मैचेस में, मैं देखिए तीनों मैचेस की बात कर रहा हूं, तीनों मैचेस में उनका टॉस जीतना जरूरी, क्योंकि वो जिस टेस्ट मैच में टॉस हार गए वो टेस्ट मैच हार जाएंगे ये लोग। तो मैं ये चाहता हूं कि तीनों टेस्ट मैच में टॉस जीते और पहले बैटिंग करे न्यूजीलैंड, जिससे कि कम से कम एक आध मैच तो ड्रॉ कर सके, क्योंकि फिर इनके स्पिनर कुछ करेंगे, फिर इंडिया को परेशानी होगी। उस केस में ये होगा कि इंडिया की जो पहली पारी आएगी
जो एक्चुअली मैच की दूसरी पारी होगी उसमें इंडिया को बहुत ढंग से बैटिंग करनी पड़ेगी, जिसकी इनको आदत नहीं है। ये पहली पारी में बहुत खराब खेलते हैं, ये लोग बहुत ही खराब खेलते हैं, तो ये इनको समझना चाहिए। अब मैं देखता हूं किस तरह से ये लोग प्लानिंग करते हैं अपनी। तो चलिए व्यूअर्स, मुझे तो ये लगता है कि अगर टॉस इंडिया के फेवर में गया तो मैचेस इंडिया के फेवर में ही रिजल्ट आएंगे, और अदरवाइज एक आध मैच ड्रॉ हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-0 हो जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम ऐसा फाइट कुछ कर नहीं पाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी पिछला ये जो बांग्लादेश का जो तीसरा T20 इंडिया ने जीता था, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स ने कुछ कमेंट्स किए थे। तो अक्षय कह रहे हैं कि क्या मारा इन लड़कों ने, मैंने सचिन तेंदुलकर सर को भी इतनी पिटाई करते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बात तो सही है, पहले कहाँ इतनी पिटाई होती थी। फिर रवि कह रहे हैं कि टॉस के बारे में आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो व्यूअर्स जिनको शायद याद नहीं होगा, मैंने ये कहा था कि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि कोई भी सीरीज हो दुनिया के किसी भी कोने में, तो टॉस जो है वो एक्चुअली विजिटर को जीता हुआ माना जाना चाहिए। क्योंकि सारा, अगर आप टॉस भी जीत गए होस्ट कंट्री होके, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका। फिर अभी जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर इंडिया टॉस भी जीत जाए, विकेट आपके हैं, कंडीशंस आपकी है, आप घर में खेल रहे हो, आपको सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ खेलने का, उसके बाद आप टॉस भी जीत गए, आपने फेवरेबल बैटिंग भी ले ली पहली पारी में, तो फिर न्यूजीलैंड के पास बचा क्या। तो ये जिस तरह से इंग्लैंड में या वहां न्यूजीलैंड में जो प्रॉब्लम होती है बल्लेबाजों को खासतौर पे, तो वहां पे भी ये होना चाहिए कि टॉस विजिटर टीम को जीता हुआ माना जाए कि तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब भले इंग्लैंड में जैसे कि स्विंग ज्यादा होती है बॉल, तो वहां पे टीम ये कहे कि चलो हम तो पहले बॉलिंग करेंगे, इंग्लैंड में ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडिया में हमेशा कोई टीम ये चाहेगी कि हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि बाद में स्पिन होने लगती है। तो ये चीज थी। किलर AK-47 कह रहे हैं, समटाइम्स बैक आई टोल्ड यू संजू कैन बैट लाइक क्लासन, बट ही हैज द कैपेसिटी एंड टैलेंट मच बेटर देन क्लासन। अब देखिए, ये उमाकांत भाई हैं, तो ये मेरा ये कहना है कि देखिए, टैलेंट जो है वो उसको ट्रांसलेट होना चाहिए परफॉर्मेंस में। हम ये कह सकते हैं कि टैलेंट है संजू में, बहुत है, ठीक है, हम भी मानते हैं एज इंडियंस, हम ये मानते हैं कि हाँ भाई संजू का टैलेंट क्लासन से बहुत ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस में कहीं कोई मैच ही नहीं है ना। अब क्लासन की परफॉर्मेंस आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, सबकी नाक में दम किया हुआ है उसने। इवन आप आईपीएल में देख लो, इवन आईपीएल में आप देख लो, तो संजू से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है उसकी। जब वो आता है तो सामने वाली टीमों की बिल्कुल छक्के छूट जाते हैं। तो बात वही है ना कि अब टैलेंट कब तक ट्रांसलेट नहीं होगा परफॉर्मेंस में। संजू को मौके मिले हैं और संजू ने मौके गंवाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन अब हम एज इंडियंस तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे, और है भी वो अच्छा। फिर उसके बाद वायरल पर्सनैलिटी कहते हैं कि आप जबरदस्त एनालिसिस करते हैं। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। यहां तक कि मिलियन में सब्सक्राइबर रहने वालों से भी अच्छा। अरे थैंक यू वेरी मच। लेकिन वायरल पर्सनैलिटी, देखिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ओरिजिनल नाम को भी बता दें, जिससे क्या होता है, बेटर कनेक्शन होता है। तो अभी आपका नाम तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी। लेकिन क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को एनालिसिस पसंद आती है, लेकिन क्या उनको ये शायद, जैसे मैंने, अगर इंडिया ने अच्छा खेला, मैंने तारीफ अच्छी की, ऑब्वियसली जब अच्छा खेलेंगे तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगले मैच में क्या होता है, जब ये कुछ गड़बड़ करके मैच हारते हैं ना, तो मैं जब क्रिटिसाइज करता हूं तो उन लोगों को ऐसा लगता है, जो खासतौर पे नए व्यूअर्स होते हैं ना चैनल के, उनको ये लगता है अरे यार ये आदमी पिछले मैच में तो तारीफ कर रहा था, अभी इसको क्या हो गया, ये तो निहायत बुरी तरह से डांट डपट कर रहा है, इनको गालियां दे रहा है प्लेयर्स को। तो हमारे चैनल पे एनालिसिस ऐसी ही होगी, जैसा प्लेयर्स खेलेंगे वैसी एनालिसिस होगी। और खासतौर पे मुझे तो प्लेयर्स के इंटेंशन से ज्यादा वो मतलब उसको मैं तवज्जो देता हूं कि इंटेंशन क्या है आपका, आप टीम के इंटरेस्ट में खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। बाकी आउट तो कोई भी हो जाता है या गंदी बॉलिंग किसी से भी हो जाती है, लेकिन आप जो मैच में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं, उस हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूं। जैसे कई बार मतलब आपको मैच की रिक्वायरमेंट है कि आपको टिक के खेलना है और आप उल्टा सीधा शॉट मार रहे हो, या फिर आपको तेज खेलना है और आप बॉल्स वेस्ट कर रहे हो,
या फिर बॉलर्स नो बॉल फेंकें या वाइड पे वाइड फेंकते चले जाएं, उल्टी सीधी शॉर्ट पिच बॉलें करें जिसमें छक्के चौके पड़ जाए, तब फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। फिर क्या होता है, नए व्यूअर्स को लगता है अरे यार ये तो हमारा जो फेवरेट प्लेयर है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस है टीम इंडिया, और इंडिया को जीतना चाहिए। उसके लिए कोई अगर अच्छा करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। तो आगे भी आप ध्यान रखें, हो सकता है कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी, लेकिन अगले मैच में मैं इन्हीं प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूं जब ये कुछ गड़बड़ करें, तब आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये आदमी न्यूट्रल है, ही इज ओनली कंसर्न फॉर टीम इंडिया एंड द इंडिया एज कंट्री, एज माई ओन कंट्री। तो इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। एक बात मुझे वो करनी है जो हमारी लड़कियों ने नाक कटवाई है। इन लड़कियों ने, आपको पता होगा, जो ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेला है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन बनाए 20 ओवर में, और उसके बाद इंडिया ने किस तरह की गंदी बैटिंग की है इंडियन लड़कियों ने। मेरा इतना ज्यादा मूड खराब हुआ, वो मैच में देख रहा था, मैंने टाइम निकाल के वो मैच देखा, और इन लोगों ने कितना थर्ड क्लास गेम खेला है। मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आता कि ये लड़कियों में कुछ अकल है कि नहीं है, और ऊपर से कितना एक्सपीरियंस हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि कोई नई लड़कियां खेल रही हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन मैं हमेशा, देखिए, बात वही करता हूं जो 2-3 वीडियो पहले मैंने एक बात कही थी ना, इन लोगों को बिना कुछ परफॉर्म किए जो लड़कों के बराबर सैलरीज दे दी है ना, जो पर्क्स दे दिए हैं, इसकी वजह से इनका हो गया है दिमाग खराब। अब ये लोग, आपने देखा, अगर किसी ने देखा हो मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो लड़कियां हारी हैं, उसके मैच के हारने के बाद उनको कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया। स्मृति मंदाना, अरे यार हद हो गई यार, 18 नंबर की जर्सी पहन के क्या तुम विराट कोहली बनने का सोच रही हो या बन गई हो? ऐसे ही वो हरमनप्रीत कौर 7 नंबर की जर्सी पहन ली तो सोच लिया कि महेंद्र सिंह धोनी बन गई। अरे परफॉर्मेंस के नाम पे 0। ये स्मृति मंदाना, आप बताइए, 151 रन लेडीज क्रिकेट में 20 ओवर में 151 इज अ गुड स्कोर। और उसके लिए वो बेचारी शेफाली वर्मा, वो 20 साल की लड़की है अभी, उसको क्या एक्सपीरियंस है? हालांकि एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी वाइज तो उतनी नहीं है ना वो। लेकिन उसने 13 बॉल में 20 रन ठोके, स्मृति मंदाना ने 12 बॉल में 6 रन बनाए, और वही डिफरेंस हो गया मैच का। आप 2 रन से मैच हार गए। अरे यार, वही स्मृति मंदाना ने 12 बॉल में 6 की जगह 15 ही बना दिए होते अगर, तो इंडिया मैच जीत जाती। चलिए खैर, स्मृति मंदाना को तो अकल नहीं है, या वो सोचने लग गई कि मैं तो हो गई विराट कोहली, बन गई 18 नंबर की जर्सी पहन के, 3.5 करोड़ इनको आईपीएल में इनको प्राइज मनी मिल गई, और ये 350 रुपए का गेम नहीं खेल के देते हैं यार ये लोग। कहने को मजबूर हो जाता है ना आदमी। उसके बाद बीसीसीआई की बहुत बड़ी गलती है ये। परफॉर्मेंस शुड ऑलवेज बी रिवॉर्डेड, बट इफ यू रिवॉर्ड समबडी विदाउट परफॉर्मिंग, देन ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो लगता है उनको कि नाउ दे डिजर्व दिस प्राइस टैग। प्राइस टैग कैसे यार? प्राइस टैग। उसके बाद लड़कियां हर एडवर्टाइजमेंट में देखिए आप, अरे सपोर्ट अस, सपोर्ट अस। अरे क्या सपोर्ट है यार? पहले परफॉर्म करो तो सपोर्ट अपने आप मिल जाएगा। भीख मांग के सपोर्ट मांगने का क्या मतलब है? ये भीख मांगना ही है ना, परफॉर्म कुछ किया नहीं है, सपोर्ट करो। किस बात में सपोर्ट करो यार? अरे कभी भी कोई टीम परफॉर्म जब करती है, सपोर्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आप भीख मांग रहे हो कि हमको भी सपोर्ट करो, हमको भी सपोर्ट करो। अरे तो परफॉर्म तो करो यार। हरमनप्रीत कौर ने, मतलब शुरू के 3 विकेट गिरने के बाद, चलो मैंने मान लिया आप स्लो खेल रहे हो, मगर कितना स्लो यार? 10 ओवर में 67 रन स्कोर था। आपको बाकी 10 ओवर में जितने भी रन बनाने थे, हरमनप्रीत कौर 36 बॉल में 35 रन बना के खेल रही थी। अरे तुम यार, पहले तुम ये देख रहे हो, एक टाइम ऐसा था जब रन्स और बॉल्स में 25 रन्स का डिफरेंस था, कि आपको जितने रन बनाने हैं उसके लिए आपको 25 रन्स और एक्स्ट्रा चाहिए थे बॉल से। तो आपको वो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं 16वें ओवर में जाके उसको कवर करूंगी। ये मेंस क्रिकेट में होता है, लेडीज क्रिकेट में नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं ये मेंस क्रिकेट में भी नहीं होना चाहिए। आपके 3 ही विकेट थे, तो आपको उस टाइम हरमनप्रीत कौर को मारने पीटने की कोशिश करनी चाहिए थी ना, कि उस डिफरेंस को कम किया जाए। आखिरी में विकेट गिरते ही गिरते हैं। आप कुछ भी कर लो, कितने ही खेलते रहो, आखिरी में विकेट गिरना ही है। तो जब आखिरी में विकेट बचे नहीं होंगे आपके पास, या ऑल ऑफ अ सडन नया बैट्समैन आ जाएगा, उस टाइम अगर उसको 25 रन का डिफरेंस अगर कवर करना होगा तो वो कैसे करेगा? हरमनप्रीत कौर तो 100 की स्ट्राइक रेट से खेल के चली गई, कर दिया कबाड़ा। नो बॉल पे भी कुछ नहीं कर पाई, फ्री हिट पे भी कुछ नहीं कर पाई, फुल टॉस बॉल हाथ में मार दी।
क्या यार, ये लोग जर्सियां पहन पहन के सोचने लगे कि हम विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी बन गए। बहुत ज्यादा मूड खराब किया है इन लोगों की। तो अच्छी खासी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए लड़कियों की। बेवकूफों का गेम खेला है बिल्कुल। और वो ऊपर से अमोल मजूमदार बाहर बैठ के कोच क्या कर रहा है उसको नहीं बोलना चाहिए, मैसेज भी नहीं भेजना चाहिए इसको। वो दीप्ति शर्मा मुझे अच्छी खासी अनफिट लगती है। वो जिस कदर उसका मतलब आप वजन बढ़ा हुआ है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो कभी 2-3 किलोमीटर दौड़ सकती है। उसके बावजूद उसने अच्छा खेला। अब उसने तो बॉलिंग भी ऐसी सिलेक्ट कर रखी है ऑफ स्पिन की, 2 कदम दौड़ के फेंकना है बॉल, तो उसमें क्या फिटनेस चाहिए आपको। लेकिन भैया फिटनेस का बहुत डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां देखो, न्यूजीलैंड की लड़कियां देखो, इंग्लैंड की देखो और इंडियंस को देखो। इंडियंस में आधे से ज्यादा तो मुझे अनफिट दिखती है बिल्कुल। किस तरह के ये लोग गेम खेल रही हैं। पैसे ऐसे मिल गए हैं इनको कि अब इनको चिंता भी नहीं है। ये आज इनको टीम से निकाल दिया जाए और जिंदगी में कभी अगर इनको ये कोई मैच खेलने को ना मिले ना, तो भी इनको कोई जरूरत नहीं है जिंदगी भर कुछ काम करने की। घर बैठ के खा सकते हैं ये लोग। इतने पैसे तो दे दिए बीसीसीआई ने। तो ये बीसीसीआई की बहुत बड़ी गलती थी। उसी टाइम मुझे लग रहा था कि ये गलत डिसीजन है। लोग तो दुनिया भर में चिल्लाने लगे, अरे हाँ बढ़िया लड़कियां डिजर्व करती है, ये करती है, वो करती है। भैया कोई डिजर्व नहीं करता है, परफॉर्मेंस हमेशा डिजर्व करती है। यू कैन नॉट डिमांड समथिंग। आपको परफॉर्म करो, आप अपने आप को डिजर्विंग प्रूव करो, उसके बाद होना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, ये वीकेंड हमारा इसकी वजह से बड़ा मूड खराब हो गया था। चलिए देखते हैं कल से इंडिया में क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग, कौन टॉस जीतता है, कौन न्यूजीलैंड की खासतौर पे क्या टीम होती है, और इंडिया में ये तीसरा सीमर खिलाते हैं या तीसरा स्पिनर। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। लेट मी नो व्हाट यू थिंक should be playing in the Indian team and what are your views about the Indian women's team performance. This is Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.